नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू भौतिक ज्ञान एंड माय नेम इज़ थमीर मेहर फ्रॉम आईआईटी जोधपुर। मैं इस चैनल में आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स फॉर आईआईटी जेईई एंड नीट। हम पिछले लेक्चर में देखे थे पार्ट 1 में स्केलर एंड वेक्टर। तो चैप्टर 2 हमारा स्टार्ट हो गया, स्केलर एंड वेक्टर। पिछले जो लेक्चर में हम पढ़े थे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़े थे एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़े थे। तो उसको थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं। तो ट्राइंगल लॉ क्या था? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या करते थे कि मान लो कि एक वेक्टर है, वेक्टर ए, ये एक वेक्टर ए और ये एक वेक्टर बी, एक वेक्टर बी वेक्टर एंड एक आर वेक्टर जो कि है रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसको कैसे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे करते थे कि रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और इस ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस आर वेक्टर इक्वल टू 0। ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस आर वेक्टर। ओके, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस आर वेक्टर लिखेंगे तो इसका वेक्टर डायग्राम कैसे होगा? सेम डायरेक्शन में होगा। ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर और आर वेक्टर भी ऐसे ही होगा। ये हो गया आर वेक्टर। आर वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में होगा। लेकिन हम अगर डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो ये वाला हमको वेक्टर मिल जाएगा। ओके, इसका अगर डायरेक्शन चेंज कर देंगे, इसको अप्लाई करेंगे और इसको करेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस आर वेक्टर। तो इसका हो जाएगा, ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर एंड दिस इज आर वेक्टर। ये हो गया ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। ओके, ये हो गया थीटा। इतना हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में पढ़े थे। ओके, अब देखते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में कैसे क्या क्या पढ़े थे, उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ट्रायंगल ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम का जो एडजेसेंट साइड होता है, पैरेललोग्राम कैसे होता है? इस टाइप का होता है। ये ये हो गया पैरेललोग्राम। तो हम जब ड्रॉ करेंगे पैरेललोग्राम का, दो साइड में हमारा वेक्टर होना चाहिए, एक फिक्स्ड पॉइंट। ये हो गया फिक्स्ड पॉइंट, मान लो ये फिक्स्ड पॉइंट है और हम वेक्टर बनाएंगे ऐसे। ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर ए और इसका एडजेसेंट साइड ये है, ये हो गया वेक्टर बी। और जो रिजल्टेंट पास करेगा इसका डायगोनल से पास करेगा। तो डायगोनल कौन सा है? ये है डायगोनल, ये है डायगोनल। ओके, तो इससे जो हमारा वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है, जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, ये डायगोनल से पास करेगा फ्रॉम दैट सेम पॉइंट। ये हो गया हमारा रिजल्टेंट, ये आप जानते हो। अब इसका जो फॉर्मूला था, जो हम इसका जो मैग्नीट्यूड लिखेंगे, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हम ए देते हैं, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी और आर का मैग्नीट्यूड आर। ओके, तो जो आर का मैग्नीट्यूड था, रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हम निकाले थे, उसका फॉर्मूला क्या था? आर मैग्नीट्यूड इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab cos थीटा, ये हम डिराइव किए थे। और जो डायरेक्शन था अल्फा, ये है अल्फा, अल्फा ये है अल्फा। अल्फा क्या था? एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड वेक्टर ए। ओके, तो अल्फा क्या था? टेन अल्फा। टेन अल्फा क्या था फॉर्मूला? टेन अल्फा का फॉर्मूला था बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। ओके, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। ये था हमारा टेन अल्फा का। ये हो गया डायरेक्शन, ये हो गया मैग्नीट्यूड। ओके, ये हो गया तुम्हारा, क्या हो गया? ये डायरेक्शन, ये हो गया डायरेक्शन, और ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड। ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया डायरेक्शन। इतना हम पढ़े थे। और थीटा है एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये है थीटा, ये है थीटा। ओके, इतना हम डिस्कस किए थे पिछले लेक्चर में। ओके, तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा एंड टेन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। इतना हम डिस्कस किए थे। उसके बाद आज जो देखने वाले हैं, आज देखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ओके, तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, तो उसको हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, कितने टाइप्स होता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ओके, जो पहला होता है, पहला जो टाइप होता है वो होता है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर मतलब नॉल वेक्टर भी बोलते हैं इसको, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर और नॉल वेक्टर। नॉल वेक्टर, जीरो वेक्टर किसे कहते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉइंट। पॉइंट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट। ओके, एक पॉइंट जिसका नॉल वेक्टर। और जीरो वेक्टर किसे कहते हैं? जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होगा। जीरो वेक्टर का मतलब है कि मैग्नीट्यूड जीरो होना चाहिए, भले ही डायरेक्शन हो लेकिन मैग्नीट्यूड जीरो होना चाहिए। तो इसको हम लिखते हैं ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो। ए वेक्टर, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो। ओके, और इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है, जैसे व्हेन ए नल वेक्टर इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए वेक्टर द रिजल्टेंट वेक्टर इज सेम एज द गिवन वेक्टर। राइट, तो इसको ये स्टेटमेंट लिख देते हैं। व्हेन, थोड़ा ये चैप्टर में थोड़ा थ्योरी है पहले से, तो थोड़ा सा आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो अगर कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा तो प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहले कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। ओके, तो इसको लिखते हैं कि व्हेन ए नॉल वेक्टर इज, व्हेन ए null vector is added or subtracted from a vector, the resultant vector is same as the given vector, same as the given vector। मान लो कि एक वेक्टर लेते हैं ए वेक्टर। अब ए वेक्टर को नॉल वेक्टर में ऐड करोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे तो वही वेक्टर आपको मिलेगा। इस स्टेटमेंट का मीनिंग ये है, मतलब ये एक वेक्टर है, कि एक वेक्टर ए है, तो ए वेक्टर के साथ अगर जीरो वेक्टर ऐड कर रहे हो तो वही वेक्टर मिलेगा आपको, और ए वेक्टर के साथ सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हो तो आपको ए वेक्टर ही मिलेगा। तो इसका मीनिंग यही है। मान लो कि जीरो वेक्टर कब होगा, जीरो वेक्टर कब होगा, ये एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। देखो, एक मान लो कि ये एक पॉइंट ए है,
ये पॉइंट बी है। ओके, तो पॉइंट ए से मान लो कि ये एक कार है, ओके, ये कार है, तो पॉइंट ए से निकली और पॉइंट बी तक गई। ओके, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गई, तो ये हो गया इनिशियल पॉइंट, ये हो गया फाइनल पॉइंट, तो ये डिस्टेंस ये कवर किया। ओके, ए से बी। ओके, ये है ए बी, ए से बी, और फिर रिटर्न हो गया बी टू ए, फिर रिटर्न हो गया बी टू ए, मतलब इनिशियल पॉइंट इक्वल टू फाइनल पॉइंट, डी बी ए। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पोजीशन इक्वल टू क्या हो गया, फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। और जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है, जीरो। क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, और लॉ ऑफ ट्रायंगल भी फॉलो करता है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डी ए बी, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट डिफाइन कर लेता हूँ। यहाँ ये हो गया एक्स डायरेक्शन, ये हो गया वाई डायरेक्शन। ओके, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को डी ए बी लेंगे, तो जो नेट नेट डिस्प्लेसमेंट होगा क्या होगा, डी ए बी पॉजिटिव होगा, और डी ए बी ए नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस डी बी ए। तो डी ए बी इक्वल टू डी बी ए, मतलब डिस्टेंस तो सेम है, इसको लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, मान लो कि ये डिस्टेंस को मैं ले रहा हूँ एस, एस, तो इसको डी ए बी कितना कवर किया, प्लस एस, और डी बी ए माइनस एस, तो ये हो जाएगा आपका जीरो, जीरो वेक्टर। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपका, जीरो वेक्टर, तो इसको हम बोलेंगे कि नॉल वेक्टर, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नॉल वेक्टर, नॉल वेक्टर, ये हो गया आपका नॉल वेक्टर। ओके, उसके बाद डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर, जो कि है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। ये वेक्टर, ये वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड इक्वल टू वन, used only to represent direction, used only to represent direction। ओके, तो मान लो कि ये एक, मैं यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, ये हो गया एक्स एक्सिस, और ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस। ओके, ये हो गया जेड एक्सिस। तो एक वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, और इसका मैग्नीट्यूड वन होना चाहिए, और डायरेक्शन ओनली होना चाहिए, तो मैग्नीट्यूड वन और डायरेक्शन होना चाहिए, तो इस ऐसे वेक्टर को बोलते हैं हम यूनिट वेक्टर, यूनिट मतलब वन, और वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड, ये जो यूनिट डिफाइन कर रहा है मैग्नीट्यूड वन, और जो वेक्टर है उसका डायरेक्शन होना चाहिए। ओके, तो मान लो कि जो एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा आई कैप, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैप। ओके, इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे, it is denoted by, it is denoted by एक कैप, एक कैप, और सिंबल होता है ऐसा, और हैट्स भी बोलते हैं, और हैट, हैट का भी सिंबल वही देना। ओके, मान लो कि जैसे कि आई, एक्स एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको होगा आई कैप, आई कैप। ओके, वाई वेक्टर, वाई डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा जे कैप, और जो जेड डायरेक्शन में होगा वो होगा के कैप। ओके, तो आई, I, J and K, I cap, J cap and K cap are the unit vector along x, y and z axis respectively। ओके, तो ये हो गया
आई क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, जे कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। और जो के कैप है, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ओके, ये हो गया यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे हो गया यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, एंड के हो गया यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ओके, तो इसका जो फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर, मान लो ए एक कैप, ये एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, और इसको लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ओके, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ये हो गया, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ओके, ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ओके, तो ये हो गया आपका 0.000। ओके, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो कोई भी एक पॉइंट है, या इस पेज में मैं दिखाता हूँ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो कि ये एक एक्स एक्सिस, हम ये वाला डायग्राम को कॉपी कर लेते हैं टाइम सेव के लिए। लेके चलते हैं अगले पेज में, और यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ। ओके, ये हो गया हमारा एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, एंड डायरेक्शन है आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ओके, तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ये एक पॉइंट्स है, ये एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 2 3 4। 2 3 4 मतलब पहला जो कोऑर्डिनेट होता है वो है एक्स, उसके बाद वाई, उसके बाद जेड। तो ये पॉइंट्स का जो मैं अगर वेक्टर में ये पॉइंट को ए देता हूँ, अगर इसका वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो कैसे होगा ये, ए वेक्टर इक्वल टू 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप। ओके, तो 2 2 3 and 4 और द मैग्नीट्यूड, और ये हो गया आपका डायरेक्शन, ये हो गया डायरेक्शन। ओके, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, यूनिट वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, कि वेक्टर क्या होगा, 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड कैसे होता है, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप डिवाइडेड बाय 4 + 9 + 16। तो ये हो जाएगा 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप डिवाइडेड बाय 29। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाय √29 i कैप प्लस 3 डिवाइडेड बाय √29 j कैप प्लस 4 डिवाइडेड बाय √29 k कैप। ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं यूनिट वेक्टर को। अब देखते हैं जो तीसरा टाइप है वो है पोजीशन वेक्टर। तीसरा है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन है ए वेक्टर दैट लोकेट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट रिलेटिव टू एन ओरिजिन। ओके, ए वेक्टर दैट locates the
position of a point relative to an origin। एक पॉइंट डिफाइन करेंगे जिसका पोजीशन होगा एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओके, तो हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, ये डायग्राम हमको काम आएगा। यहाँ से कॉपी एंड यहाँ करते हैं पेस्ट। ओके, तो ये हो गया हमारा डायग्राम। तो जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस है, इसका जो डायरेक्शन है आई कैप, जे कैप एंड के कैप है। अब देखते हैं कि पोजीशन वेक्टर होता क्या है। ये वाला पॉइंट को हम इरेज कर लेते हैं। उसके बाद जो पोजीशन वेक्टर होगा वो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में आपका डिफाइन होना चाहिए। जैसे कि मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ पे, मैं एक पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे, मान लो पॉइंट पी, और जिसका कोऑर्डिनेट है 3,4। ओके, तो मैं ओरिजिन से ज्वाइंट करूंगा ये लाइन, ओरिजिन से। ये हो गया ओरिजिन। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में आपका जो पोजीशन है वो डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, ये है पॉइंट, ये है पॉइंट, और ओरिजिन से हम डिफाइन करेंगे। तो ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं पोजीशन वेक्टर को आर से, और आर वेक्टर। ओके, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आर वेक्टर, अभी अभी बताया, आर वेक्टर इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। मैग्नीट्यूड कैसे होगा, मैग्नीट्यूड होगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये, 9 + 16, ये हो जाएगा 25। √25 क्या होगा, 5 यूनिट। ओके, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया मैग्नीट्यूड, और ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म में, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ओके, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखते हैं कि 4 नंबर जो टाइप है, 4 नंबर है कोलिनियर वेक्टर। 4 नंबर है कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर नाम से ही पता चल रहा है कि लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए। ओके, दो वेक्टर और जितने भी वेक्टर है अगर सेम लाइन ऑफ एक्शन में है तो वो सारे वेक्टर को बोलेंगे कि कोलिनियर वेक्टर। ओके, वेक्टर, वेक्टर लाइन, लाइन along same line, along the same line, same line और पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। ओके, तो उसको, उस वेक्टर को बोलेंगे हम कोलिनियर वेक्टर, कि जो वेक्टर सेम लाइन में होना चाहिए, नहीं तो पैरेलल में होना चाहिए। मान लो कि ये एक रिवर है, ये तो ये एक रास्ता है, ये एक रोड है, ये डिवाइडर, ये होता है डिवाइडर, और यहाँ से एक गाड़ी इस तरफ जा रही है, और इधर से एक गाड़ी, ये गाड़ी जो जा रही है लेफ्ट टू राइट, एंड ये गाड़ी आ रही है राइट टू लेफ्ट। ओके, तो इसका जो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन होगा, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन जो होगा ये होगा। ओके, तो ये जो दोनों लाइन है ये आपस में पैरेलल है, आपस में क्या है, पैरेलल है। तो ये दोनों को हम बोल सकते हैं कि कोलिनियर वेक्टर। ये दो वेक्टर को बोल सकते हैं। मान लो कि इसका वेलोसिटी है, इसका जो वेलोसिटी है v1, इसका है v1, और इसका है v2। ओके, सो v1 एंड v2 और कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर। ओके, कोलिनियर वेक्टर, और ये है लाइन ऑफ एक्शन, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। एक सेकेंड, इसको बोलेंगे हम लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन। ओके,
और एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि ये एक लाइन ऑफ एक्शन है, ये एक लाइन ऑफ एक्शन है, और बहुत सारे वेक्टर यहाँ पे है, जैसे कि मान लो ये एक पॉइंट ए, ये एक पॉइंट ओ, एंड पॉइंट ओ टू पॉइंट ए एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है पी वेक्टर, और ये और एक वेक्टर है बी सी। डायरेक्शन कुछ भी हो, लेकिन सेम लाइन पे और पैरेलल लाइन होना चाहिए। ये एक वेक्टर है डी ई, डी ई आर वेक्टर। सो पी वेक्टर, क्यू वेक्टर एंड आर वेक्टर तीनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो ये तीनों को बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर। ओके। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर, कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है कि एक ही प्लेन में जितने भी वेक्टर लाई करेंगे उसको बोलेंगे हम कोप्लेनर वेक्टर। तो डेफिनेशन लिखते हैं, वेक्टर, वेक्टर्स लाइन इन द सेम प्लेन, इन द सेम प्लेन। मान लो ये वाला डायग्राम हमको फिर काम आएगा। यस, मान लो ये एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, ये एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, और जो पॉइंट है इसको इरेज कर लेते हैं। हाँ, अब देखो कि कोप्लेनर मतलब ये है एक्स वाई प्लेन, ये है एक्स वाई प्लेन, ठीक, ये है एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन, ये हो गया आपका वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन, और ये हो गया आपका जेड एक्स प्लेन, जेड एक्स प्लेन। ओके। तो मान लो कि मैं एक प्लेन ड्रॉ कर रहा हूँ एक्स वाई प्लेन, ये हो गया आपका एक्स वाई प्लेन, और एक्स वाई प्लेन में जितने भी वेक्टर अगर लाई करेंगे तो उसको हम सारे वेक्टर को बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर। मान लो कि एक वेक्टर इधर है, ये एक वेक्टर हो गया, ये एक वेक्टर हो गया, ये एक वेक्टर हो गया। ओके। तो ये सारे वेक्टर को क्या बोलेंगे, ये कोप्लेनर वेक्टर, प्लेनर वेक्टर। ओके। तो ये एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कोप्लेनर वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट होता है। मान लो ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, और ब्लॉक में एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ 10 किलो न्यूटन का, 10 किलो न्यूटन का एक फोर्स यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, और ये ब्लॉक का कुछ मास होगा, तो वेट होगा, ये हो गया वेट, वेट होगा तो नॉर्मल रिएक्शन भी आएगा, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन, और मैं बोल रहा हूँ कि स्मूथ सरफेस नहीं है, फ्रिक्शन आएगा। ओके। तो ये हो गया आपका, हम्म, ये आ गया आपका एफ, एंड ये आ गया, ओके। फोर्स होता है, ये फोर्स है अप्लाइड फोर्स, ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स, ये हो गया वेट, और ये हो गया आपका नॉर्मल रिएक्शन। तो ये सारे फोर्स को हम एक ही प्लेन में कैसे डिनोट करेंगे, देखो ये हो गया आपका एक्स प्लेन, एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये एक्स, ये हो गया वाई, और जो फोर्सेस है ये है एफ फोर्स, फोर्स अप्लाइड फोर्स, जो कि है लेफ्ट टू राइट, ये है फोर्स एफ। उसके बाद है डब्ल्यू, डाउनवर्ड, डब्ल्यू डाउनवर्ड। उसके बाद है एन अपवर्ड, एन अपवर्ड है, एंड फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स है राइट टू लेफ्ट। ओके।
राइट टू लेफ्ट, ये हो गया आपका फ्रिक्शन फोर्स। तो ये सारे फोर्स को हम बोलेंगे, हम सारे फोर्स को बोलेंगे कि दे आर को प्लेनर वेक्टर। जितने भी फोर्सेस हैं इसको बोलेंगे हम को प्लेनर वेक्टर, को प्लेनर वेक्टर्स, बिकॉज दे लाइन इन द सेम प्लेन, सेम एक्स वाई प्लेन। ओके, तो इसको हो गया को प्लेनर वेक्टर, मतलब एक ही प्लेन में जितने भी वेक्टर लाइन होंगे, जितने, एक को प्लेनर वेक्टर किसे कहते हैं, जो एक ही प्लेन में जितने भी वेक्टर होंगे सारे वेक्टर को हम बोलेंगे को प्लेनर वेक्टर्स। ओके, उसके बाद देखते हैं कि लाइक एंड अनलाइक वेक्टर, जो 6 नंबर है, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर, ये क्या होता है देखो, पहले लाइक देखते हैं उसके बाद अनलाइक देखेंगे। लाइक, लाइक वेक्टर, लाइक वेक्टर मतलब सेम वेक्टर। ओके, लाइक वेक्टर आर पैरेलल एंड पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। ओके, तो लाइक वेक्टर किसे कहते हैं, लाइक वेक्टर पैरेलल होना चाहिए एंड पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, मतलब सेम डायरेक्शन में पॉइंट होना चाहिए, मतलब जो एरो है, जो वेक्टर का एरो है वो सेम डायरेक्शन होना चाहिए और पैरेलल होना चाहिए, उसको बोलेंगे हम लाइक वेक्टर। ओके, लाइक वेक्टर्स आर पैरेलल, पैरेलल एंड पॉइंट, पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन। ओके, मान लो कि ये एक वेक्टर है, एक वेक्टर है ए एंड ये एक वेक्टर है बी, एक वेक्टर बी है, तो पॉइंट सेम डायरेक्शन पे है और पैरेलल है, इनके अंदर जो थीटा होगा ये हो जाएगा थीटा, एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। ओके, क्योंकि पैरेलल है, क्योंकि पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर एंड सेम डायरेक्शन, पॉइंटेड सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, तो इसको बोलेंगे हम लाइक वेक्टर। मान लो एक फ्लोर है और फ्लोर के ऊपर एक ब्लॉक है, ब्लॉक है, ब्लॉक में दो पॉइंट में एक दो फोर्स लगा रहा हूँ, एक टॉप पे, ये हो गया ए, और ये है बी, दो फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो पैरेलल है, लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, ये होगा लाइन ऑफ एक्शन, ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन, तो दोनों पैरेलल है एंड पॉइंटेड इन द सेम डायरेक्शन। ओके, और पैरेलल एंड पॉइंटेड, पॉइंटेड इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, ये हो गया आपका लाइक वेक्टर। ओके, इसके बाद देखते हैं कि अनलाइक वेक्टर किसे कहते हैं, अनलाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर किसे कहते हैं, अनलाइक वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। ओके, मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन इज ऑपोजिट। ओके, एंड पैरेलल होना चाहिए, अनलाइक, अनलाइक वेक्टर किसे कहते हैं, जो पैरेलल होना चाहिए लेकिन पॉइंट जो होगा सेम डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, वो होगा ऑपोजिट डायरेक्शन, इसका उल्टा, जस्ट पैरेलल होना चाहिए बाकी सेम डायरेक्शन, पॉइंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, अनलाइक, अनलाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर आर पैरेलल, पैरेलल but point, point in the opposite direction, opposite direction। ओके, तो क्या होना चाहिए, जैसे मान लो कि ये वेक्टर है वेक्टर ए और ये एक वेक्टर है वेक्टर बी,
ये वेक्टर बी है। ओके, तो ये दोनों पैरेलल है, लेकिन इसका जो पॉइंट है वो ऑपोजिट होना चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए, दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये एक एग्जांपल ले सकते हैं हम। सेम सेम एग्जांपल देख लो। एक फ्लोर है और ब्लॉक रखा हुआ है एक। ओके, यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, मान लो कि 5 kN, एंड इधर से भी फोर्स अप्लाई हो रहा है 5 kN। तो डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, ऑपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए, और जो फोर्सेस लग रहा है वो दोनों फोर्स पैरेलल होना चाहिए। ओके, तो उसको बोलेंगे हम ऑनलाइन वेक्टर। उसके बाद देखेंगे कॉनकरेंट वेक्टर। कॉनकरेंट वेक्टर क्या होता है? तो थोड़ा सा थ्योरी टॉपिक है, थोड़ा सा बोर लग सकता है आपको, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। कॉनकरेंट फोर्स और कॉनकरेंट वेक्टर। कॉनकरेंट वेक्टर्स। कॉन्करेंट वेक्टर क्या होता है कि जितने भी वेक्टर है सेम पॉइंट से पास होता हो। ओके, वेक्टर दैट मीट एट ए सिंगल पॉइंट, all the vector are meeting at a same point। Vectors that meet at a single point, a single point कैसे? जैसे मान लो कि ये एक वेक्टर हो गया, वेक्टर ए, ये एक वेक्टर हो गया वेक्टर बी, बी वेक्टर, ये वेक्टर, ये हो गया वेक्टर सी, वेक्टर सी, ये हो गया वेक्टर डी, वेक्टर डी। तो जितने भी वेक्टर है, ऐसा नहीं कि आउटवर्ड होना चाहिए, इनवर्ड भी हो सकता है। ये मान लो वेक्टर ई। तो जितने भी वेक्टर है सेम पॉइंट पे, इसका जो मिड पॉइंट होना चाहिए सेम पॉइंट होना चाहिए, और एक सिंगल पॉइंट होना चाहिए। ओके, तो सिंगल पॉइंट में जितने भी सारे वेक्टर हैं वो मीट करना चाहिए। जैसे कि मान लो कि ये एक ब्लॉक है, ठीक? ये एक ब्लॉक है, एंड ये एक ब्लॉक है, और जो फोर्सेस अप्लाई कर रहा हूँ along द, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एंड जेड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, और ये हो गया आपका जेड। ओके, तो तीन फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूँ along द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। मान लो कि ये एक ओरिजिन है, ये ओरिजिन हो गया, ये हो गया एक फोर्स जो F1 हो गया, ये हो गया F2, ये हो गया F2, एंड ये हो गया आपका F3 एंड F3। तो F1 ये हो गया आपका ओरिजिन, मान लो 0 0 0। ओके, F1, F2, F3, तीनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन मीटिंग एट ए सिंगल पॉइंट, मीटिंग एट ए सिंगल पॉइंट, सिंगल पॉइंट ओ, ये पॉइंट को दे देता हूं मैं। ओके, सिंगल पॉइंट ओ। तो ये तीनों फोर्स को बोलेंगे हम कॉन्करेंट फोर्स। कॉन्कर इसको बोलेंगे कॉन्करेंट फोर्सेस, फोर्सेस। ओके, ये हो गया कॉन्करेंट फोर्स। उसके बाद देखते हैं कि जो उसके बाद देखते हैं पैरेलल वेक्टर। उसके बाद देखेंगे पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर किसे कहते हैं कि जिसका सेम डायरेक्शन होना चाहिए और लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होना चाहिए। ओके, तो वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन विदाउट कॉमन लाइन ऑफ एक्शन आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर। ओके, तो इसको लिखते हैं पहले, उसके बाद समझते हैं कि वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन
डायरेक्शन विदाउट कॉमन लाइन ऑफ एक्शन, कॉमन लाइन ऑफ एक्शन, जो लाइन ऑफ एक्शन होना होगा, जो लाइन ऑफ एक्शन होगा वो कॉमन नहीं होना चाहिए दोनों वेक्टर का। ओके, तो वेक्टर हैविंग द सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम होगा लेकिन लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होना चाहिए, उस वेक्टर को बोलेंगे हम पैरेलल वेक्टर। ओके, आर कॉल्ड आर कॉल्ड आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। जैसे कि ये एक वेक्टर हो गया ए वेक्टर, और ये एक वेक्टर हो गया बी वेक्टर, ये एक वेक्टर हो गया बी वेक्टर, और एक आपको सिनारियो दे रहा हूँ, ये एक वेक्टर हो गया ए वेक्टर, ये वेक्टर हो गया बी वेक्टर, और एक सिचुएशन देता हूँ आपको कि ये हो गया ए वेक्टर एंड ये हो गया बी वेक्टर। ओके, तो इस केस में पहला जो केस नंबर वन, इसको देते हैं केस वन, ये हो गया केस टू, और ये हो गया केस थ्री। तो केस वन में क्या है, केस वन में है कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है बी वेक्टर से इक्वल नहीं है, लेकिन जो लाइन ऑफ एक्शन है वो भी सेम नहीं है, और जो दोनों वेक्टर है पैरेलल है इन द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। हमको चाहिए सेम डायरेक्शन पे होना चाहिए लेकिन कॉमन लाइन ऑफ एक्शन कॉमन नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये वेक्टर को हम बोल सकते हैं कि ये एक पैरेलल वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर। ओके, इसको बोल सकते हैं पैरेलल वेक्टर। अब सेकंड केस में देखते हैं, केस नंबर टू पे, ए एंड बी, ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर एंड हैविंग द सेम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम है, सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। तो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों सेम है और लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट है, तो इसको हम बोल सकते हैं पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। ओके, ये भी हो गया पैरेलल वेक्टर, लेकिन ये इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है, मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे क्या हो गया, डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया, तो इसको हम नहीं बोल सकते हैं नॉट ए पैरेलल वेक्टर, नॉट ए पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। ठीक, इसको हम पैरेलल वेक्टर नहीं बोल सकते हैं, और इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर। क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। एंटी मतलब होता है उल्टा। ओके, तो नेक्स्ट जो देखने वाले हैं वो होगा एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर। मतलब दोनों वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो ऑपोजिट होना चाहिए, और इन दोनों वेक्टर के जो एंगल होगा वो होगा थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, वेक्टर्स वेक्टर्स which are oppositely directed, oppositely directed without common line of action, सेम है, लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होना चाहिए, विदाउट कॉमन लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन, कॉमन लाइन ऑफ एक्शन आर कॉल्ड, आर कॉल्ड एज एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर। ओके, तो लाइन ऑफ एक्शन
सेम नहीं होना चाहिए, और जो वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। ओके, तो इनका जो थीटा होगा, एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। ओके, जैसे कि ये एक वेक्टर हो गया ए वेक्टर, और ये हो गया बी वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर। तो इसका क्या है, मैग्नीट्यूड सेम मैग्नीट्यूड है, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। तो इसको बोलते हैं हम एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर। दोनों वेक्टर को बोलेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर, जो कि है सेम डायरेक्शन नहीं होना चाहिए और लाइन ऑफ एक्शन भी सेम नहीं होना चाहिए। ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं। ये मान लो एक वेक्टर है ए वेक्टर, एंड ये एक दूसरा वेक्टर है जो बी वेक्टर है। मैग्नीट्यूड सेम है और डिफरेंट है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए एंटी पैरेलल वेक्टर में। और पैरेलल में क्या होना चाहिए कि सेम डायरेक्शन होना चाहिए। मैग्नीट्यूड भले ही डिफरेंट हो वो चलेगा, और लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसका क्या है, इसका है डिफरेंट मैग्नीट्यूड है, डिफरेंट मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इसको बोलेंगे हम एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल, पैरेलल वेक्टर। ओके, इसका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, इट्स नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम है, तो ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड सेम। ओके, ये हो गया हमारा एंटी पैरेलल वेक्टर। जितने भी टाइप्स थे, कितने टाइप्स थे, पहले जीरो वेक्टर था, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। पहले क्या था, जीरो वेक्टर और नॉल वेक्टर। क्या होता है, जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो होना चाहिए, ठीक है, उसको बोलेंगे हम जीरो वेक्टर। उसके बाद हम देखे थे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड से वन होना चाहिए और उसका डायरेक्शन होना चाहिए। जैसे कि एक्स डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड है वन होना चाहिए और जो डायरेक्शन है आई कैप, इस वाई एक्सिस में जे कैप एंड के एक्सिस जो है अलोंग द जेड एक्सिस। तो आई क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये हो गया जेड एक्सिस। तो ये हो गया यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड होना होता है वन, एंड रिप्रेजेंट ओनली, रिप्रेजेंट करते हैं कि ओनली अलोंग द डायरेक्शन। ओके, 3 नंबर जो कि है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है कि वेक्टर को जो आपका पोजीशन, कोई भी पॉइंट का जो पोजीशन होगा उसको क्या है कि जो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अगर आपको डिनोट कर रहे हो। पोजीशन वेक्टर क्या है कि अगर कोई भी पॉइंट को ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अगर आप लिख रहे हो तो वो हो जाएगा आपका पोजीशन वेक्टर। ओके, तो ए वेक्टर दैट लोकेट द पोजीशन ऑफ पॉइंट रिलेटिव टू एन ओरिजिन, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अगर कोई पॉइंट आप डिनोट कर रहे हो, लोकेट कर रहे हो, तो उसको बोलेंगे हम पोजीशन वेक्टर। ओके, उसके बाद देखे थे कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर मतलब जो लाइन ऑफ एक्शन है वो पैरेलल होना चाहिए और सेम लाइन, सेम लाइन और पैरेलल लाइन होना चाहिए, उसको बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर मतलब जितने भी वेक्टर है वो सेम प्लेन में लाई करना चाहिए, उसको सारे वेक्टर को बोलेंगे हम कोप्लेनर वेक्टर। और लाइक वेक्टर क्या है कि लाइक वेक्टर में लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल होना चाहिए और पॉइंटेड सेम डायरेक्शन होना चाहिए। इसमें क्या होगा, पॉइंटेड ऑपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए, दोनों वेक्टर पॉइंटेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, उसके बाद क्या देखे थे, कॉन्करेंट फोर्स। कॉन्करेंट फोर्स क्या होता है, जैसे कि ए वेक्टर बी वेक्टर डी ई सी जितने भी वेक्टर है उसका जो ओरिजिन है वो एक ही पॉइंट पे मीट करते होंगे। ओके, तो वेक्टर दैट मीट एट ए सिंगल पॉइंट, तो इसका कॉमन पॉइंट क्या है, मान लो कि ये ओ है। ओके, जैसे कि F1 F2 एंड F3 है, इसका कॉमन पॉइंट ओ है, इसलिए ये तीनों फोर्स को बोल सकते हैं हम कॉन्करेंट फोर्स और कॉन्करेंट वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या होता है कि पैरेलल वेक्टर में डायरेक्शन सेम होना चाहिए, भले ही मैग्नीट्यूड सेम ना हो, और लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया, तो लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है एंड दोनों वेक्टर पैरेलल है, तो इसको बोलेंगे हम पैरेलल वेक्टर। ओके, ये हो गया, ये भी पैरेलल वेक्टर, ये भी पैरेलल वेक्टर, सॉरी, ये हो गया पैरेलल वेक्टर, ये हो गया, ये भी हो गया पैरेलल वेक्टर। लेकिन ये केस में क्या हुआ है कि दोनों जो
वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये पैरेलल नहीं है, क्योंकि इनका जो डायरेक्शन है ये अलग है। भले ही ये पैरेलल है और इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है, लेकिन सेम डायरेक्शन पे नहीं है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए इसको बोलते हैं हम एंटी पैरेलल वेक्टर। ओके। और पैरेलल वेक्टर में जो थीटा होता है, जो थीटा होता है 0 डिग्री, ये होगा आपका 0 डिग्री, 0 डिग्री होगा। और एंटी पैरेलल में क्या होता है, 180 डिग्री, जो कि डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए। ओके, डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए, भले ही मैग्नीट्यूड सेम हो और डिफरेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका जो डायरेक्शन होगा दोनों वेक्टर का वो ऑपोजिट होना चाहिए। आई होप आपको टाइप ऑफ वेक्टर समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।